नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मतलब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे किस-किस की, सॉलिड की, कि कैसे हम जैसे कोई भी सॉलिड बच्चों कुछ भी, जैसे कि हमारे पास जिसके पास डेफिनिट शेप होती है, साइज होती है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा एक पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, डेस्क, जो भी है वो सब सॉलिड के अंदर आते हैं। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस की प्रॉपर्टीज कैसे होती है। कि जैसे कि हमारी स्टील रोड है बच्चों, ये भी एक सॉलिड है। अगर मुझे इसको डिफॉर्म करना हो, इसके अंदर कैसे कैसे डिफॉर्मेशन होंगी, और ये सारी प्रॉपर्टीज हम इसके बारे में जानेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। We studied the rotation of bodies and then realized that the motion of body depend on how mass is distributed within the body. तो बच्चों, हमने रोटेशन का चैप्टर पहले ही कर लिया है कि हमने देखा था रोटेशन के चैप्टर के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अलग अलग आता है, सेंटर ऑफ मास जो होता है अलग अलग डिपेंड करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि कैसे हमारा जो है मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बॉडी के अंदर। वी रिस्ट्रिक्टेड अवर सेल्फ टू अ सिंपलर सिचुएशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे उस टाइम पे रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी का मतलब बच्चों एक ठोस सा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या हो, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा ना, ये अगर मैं ये इधर से मैं फोर्स लगाऊंगा ना ये स्ट्रेच होगा। तो इसका रिजिड बॉडीज का मतलब बच्चों होता है कि रिजिड मतलब वो काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल है। ठीक है। रिजिड बॉडी जनरली मीन्स अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जो रिजिड बॉडी होती है बच्चों, वो एक काफी हार्ड सॉलिड होती है जिसके पास होता है एक डेफिनेट शेप एंड साइज। पर जनरली हमारे केस के अंदर, हमारे डेली लाइफ के अंदर जो बच्चों हम देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, या तो वो इलोंगेट हो जाते हैं, मतलब वो स्ट्रेच हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। पर हम बात कर रहे थे जैसे रोटेशन मोशन के केस के अंदर, लॉस ऑफ मोशन के अंदर, तो हम बात करते थे उसके अंदर रिजिड बॉडी की। तो अब हम बात करेंगे रिजिड बॉडी, तो हम बात करेंगे, पर हम बात करेंगे ऐसी मटेरियल, ऐसे चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम इलोंगेट कर पाए, स्ट्रेच कर पाए, कि कैसे कैसे ये सब होता है। जैसे कोई भी नॉर्मल जी बच्चों, जो हमारे पास जो कोई भी हमारे पास कोई भी आइटम है, मान लीजिए कि कोई बस मतलब पेन है, पेंसिल है, रोड है, हमारे हेयर ही है बच्चों, हेयर हो गया, रोप हो गई, कुछ भी हो गया, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे जो है पेन को अगर हम डिफॉर्म करें तो वो बैंड हो जाता है। जैसे हमारा गिलास जो होता है बच्चों, गिलास क्या होता है हमारा, एक सॉलिड होता है, पर इसको हम बोलते हैं, ये हमारा एक क्या होता है, एक हार्ड लिक्विड होता है हमारा जो गिलास जो होता है। क्योंकि हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो गिलास होता है, यहाँ पर जो होती है इसकी थिकनेस वो बढ़ जाती है। तुमने कभी ना कभी इसको ऑब्जर्व किया होगा। ये जो पुरानी जो हवेली होती है, जो पुरानी जो बच्चों बिल्डिंग होती है, तो उसके अंदर जो शीशे लगे होते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि जो नीचे की तरफ जो होता है, जो हमारा थिकनेस होता है गिलास का, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों। बट इन रियलिटी बॉडीज कैन बी स्ट्रेच। जो हमारी जो बॉडीज होती है बच्चों, कुछ भी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, और बेंट भी हो सकती है। जैसे कि हमारी एक रोड है बच्चों, तुमने देखा होगा, अगर अगर एक मान लीजिए कि हमारे पास एक वेट लिफ्टर है बच्चों, तो तुमने देखा होगा कि वेट लिफ्टिंग ऐसे कोई कर रहा है, ये इसने वेट उठाया, तो हमको देखने को मिलता है जो ये रोड है बच्चों, इसकी वेट की वजह से क्या होता है, ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो यही सब हम पढ़ेंगे कि बेंट क्यों होती है, कैसे होती है, और इसके अंदर कितना एनर्जी आ जाती है, और ये कितने, और इसके डिपेंड किस पे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इवन द applicably rigid steel bar can be deformed when a sufficiently large external force is applied। कह रहे हैं कि जो बच्चों हमारी जो स्टील बार होगी, मान लीजिए कि एक स्टील बार है हमारे पास, तो अगर मैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से क्या करूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊँ इसके अंदर, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा बच्चों बेंड या स्ट्रेच या कंप्रेस, इसको मैं कर दूंगा। तो वो कितने वैल्यू से, कितने मैग्नीट्यूड से हम इसको कर सकते हैं, कितने फोर्स से वो कम कर सकते हैं, यही हम ये इस चैप्टर में सीखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट द सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे स्टील रोड के केस के अंदर, जो काफी ज्यादा हार्ड होती है, हार्ड मेटल होता है, जो वो क्या हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, बेंट हो जाता है। कि हमने देखा होगा, जैसे एक तुमने देखा होगा एक स्टील का रूलर, या कोई भी तुम ऑब्जेक्ट मान सकते हो स्टील की, तो तुम देख सकते हो कि उसको हम बेंड कर सकते हैं, किसी रोड को हम बेंड कर सकते हैं, कि उसकी शेप क्या होती है, किसी टाइम के बाद वो
इस तरह से बच्चों हो जाता है, उसकी जो होता है ये बेंट हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। A solid has a definite shape and size in order to change or deform. सॉलिड के पास बच्चों एक डेफिनेट शेप और साइज होती है, और इन ऑर्डर टू चेंज डिफॉर्म द शेप ऑफ साइज ऑफ बॉडी। अगर देखो बच्चों हमारी जो अगर ये ऑब्जेक्ट है इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये ना तो डिफॉर्म होएगा ना तो ये क्या होगा अपना साइज चेंज करेगा। पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया और यहाँ पे फोर्स लगा दिया, जैसे कि मेरा एक, मान लीजिए कि बच्चों मेरे पास एक पिल्लो है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं इसको यहाँ से कंप्रेस करूंगा और यहाँ से कंप्रेस करूंगा तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो होता है ये डिफॉर्म हो जाता है, ये अपनी जो साइज है ये डिफॉर्म कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों फॉर्म होता है। पर उसी तरह से जैसे इसके अंदर ये डिफॉर्म हो जाता है, उसी तरह से अगर हम क्या देखेंगे कि अगर मैं स्टील रोड है मेरे पास और मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर से, और इधर से भी मैं हजारों टनों का फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो बच्चों 1000 टन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब 1000 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो हमको देखने को मिलेगा कि जो जो हमारी लेंथ है ना ये बच्चों एल है, अगर अगर फोर्स लगाने के बाद जो एल डैश होगी ना बच्चों, वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एल से। मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा। तो बच्चों वो कंप्रेशन जो होगा बच्चों वो काफी ज्यादा छोटा होगा, चाहे शायद से हम उसे अपनी नजरों से देख भी ना पाए, पर ये होता है कुछ ना कुछ उसका कंप्रेशन होता है, अगर हम इसको अच्छे लेवल से इसको अगर हम मेजर करेंगे तो। ठीक है, इफ यू स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग बाय जेंटली पुलिंग इट एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज स्लाइटली। कह रहा बच्चों जैसे कि हम देखते हैं कि स्प्रिंग के केस के अंदर हम क्या देखते हैं, स्प्रिंग के केस के अंदर क्या होता है कि अगर ये मेरी नॉर्मल स्प्रिंग है बच्चों, अगर इसकी मान लीजिए लेंथ एल है, ये हमें पता है ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ना तो ये स्ट्रेच है ना डिफॉर्म है, तो अगर हम इसको डिफॉर्म करेंगे बच्चों, मतलब इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, मतलब मैं ये मेरी लेंथ थी एल, तो यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी लेंथ जो हो जाएगी एल डैश मान रहा हूं, तो मेरा जो एल डैश है बच्चों, जो लेंथ है हमारी वो बड़ी है एल से, मतलब ये इलोंगेट कर दिया मैंने इसको, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, मेरी अपनी स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया स्प्रिंग को। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर कुछ एनर्जी आएगी और हमको लगाना पड़ेगा कुछ फोर्स, और इसको अगर बैलेंस करना है तो हमको एक प्रॉपर फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि बैलेंस करेगा हमारे स्प्रिंग फोर्स को। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और इसके अंदर एनर्जी कुछ आ जाएगी, स्प्रिंग की एनर्जी कुछ इसके अंदर आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इसी स्ट्रिंग को बच्चों, इसी स्प्रिंग को मैं क्या करूं, कंप्रेस कर दूं, तो भी हमारा जो सेम ही रहेगा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, तो हमारा जो स्प्रिंग है, तो ये जो एल डैश जो होगा बच्चों, एल डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा उसके नेचुरल लेंथ से। ये तो हमको बताइए, ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं कि अगर तुम इसको अच्छे से इमेजिन करोगे तो तुम ये समझ पाओगे। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं बच्चों की स्प्रिंग जो है बच्चों, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसकी जो लेंथ है बच्चों, जो हमारी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो चेंज होती रहती है। जो लेंथ होती है स्प्रिंग की वो चेंज होती रहती है जैसे ही हम और क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, अपोजिट फोर्स या उसके साथ में फोर्स लगाएंगे तो वो कंप्रेस होगा या इलोंगेट होगा, उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाएगी। उसी तरह से जो भी हमारी बच्चों नॉर्मल बॉडी होती है उसके अंदर भी क्या होता है, एक जैसे मेरी ये स्टील की रोड हो गई, एक वुडन बॉक्स हो गया, कुछ भी हो गया, तो सब मटेरियल के लिए ये डिपेंड अलग अलग करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन यू लीव द एंड ऑफ द स्प्रिंग, और जैसे ही बच्चों हम क्या करेंगे, अगर ये मेरे पास स्प्रिंग है और जैसे ही मैं इसको एंड, ये अगर मेरी स्ट्रेच्ड है और जैसे ही मैं इसके एंड को रिलीज कर दूंगा तो ये क्या करेगा, वापस अपनी शेप ले लेगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ऑफ बाय वर्च्यू of which it tend to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity। तो बच्चों इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ये इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी मतलब बॉडी की जो प्रॉपर्टी होगी बच्चों, जिससे कि क्या होगा, वो क्या करेगा, जाना चाहेगा अपने, अगर हमने उसको स्ट्रेच किया, उसके शेप को बिगाड़ा, ठीक है, किसी फोर्स को हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, हमने कोई फोर्स लगा रखा है बच्चों इस पे और ये इलोंगेट हो रखा है, कंप्रेस हो रखा है, इसके बारे में हम नहीं जानते, पर हम मान लेते कि इलोंगेट है और ये है एक डिफॉर्म हो रखा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं फोर्स ये हटा दूंगा तो ये क्या करेगा, ये वापस से अपनी साइज जो है क्या करेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है, जैसे ही जो हमारा अप्लाइड फोर्स होगा वो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगा। तो इसकी को प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी। And the deformation cause is known as elastic deformation। और जो बच्चों उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा, मतलब जो चेंज होगा, वो उसे हम कहेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों,
द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिजाइन। और बच्चों इसी की मदद से हम क्या देख सकते हैं कि कितना, जैसे कि हमने ये देखा कि हमारा जो इलास्टिसिटी की अगर हम अच्छे से स्टडी करें और मुझे पता रहे कि अगर जैसे कि हमारा ये मान लीजिए ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और इसका अगर मुझे पता रहे कि इसके अंदर क्या हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना होगा, इलास्टिक बिहेवियर कैसा होगा, तो मैं क्या बता पाऊंगा, तो मैं अच्छे से जो है इसको यूज कर पाऊंगा हमारे प्रोडक्ट को। क्योंकि जैसे कि हमारी जो नॉर्मल बिल्डिंग होती है बच्चों, जैसे कि अगर हमारी जो बिल्डिंग होती है, जो मान लीजिए कि अगर ये 100 मीटर की कोई बिल्डिंग है, तो जो बच्चों यहाँ पर जो जो हमारा जो रोक होगा या कुछ मेटल लगा होगा, उसके ऊपर लग रहा होगा काफी ज्यादा फोर्स, तो यहाँ से क्या होगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा जो होता है स्ट्रेस जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, जो फोर्स हो जाता है वो बढ़ जाता है। और अगर हमें पता रहे कि इसका जो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसकी जो इलास्टिक बिहेवियर क्या कैसा रहेगा, तो हमें ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपनी डेली लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो इलास्टिक बिहेवियर जो बच्चों होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, जैसे कि अगर हम डिजाइन करें बिल्डिंग को, तो नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक स्टील कॉन्क्रीट एक्स्ट्रा इज एसेंशियल। कह रहे कि जैसे कि तुम हमने अगर हम बिल्डिंग बनाने का सोचें, मतलब जो हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग होते हैं बच्चों, वो क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा जो है जैसे हम कोई ब्रिक यूज कर रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं, कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे स्टील रोड कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो हमको उसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमको क्या मिले, हम अच्छे से इसको यूज कर पाए और सेफ्टी मेजर हम इसके अंदर कंसिडर कर पाए। तो ये काफी ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर। द सेम इज ट्रू इन द डिजाइनिंग ऑफ ब्रिज, ऑटोमोबाइल, रोप फेस। और उसी तरह से बच्चों जैसे कि हमारा जो ब्रिज होता है, जैसे कि ये है मेरा ब्रिज, ये कैसे रहता है ब्रिज, जैसे कि तुमने देखा होगा, ये है मेरा ब्रिज, मान लीजिए ये है ब्रिज इस तरह से। ठीक है, यहाँ से जा रही है बच्चों कार। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर बच्चों, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये है हमारा ब्रिज और मान लीजिए यहाँ से जा रहा है वाटर रिवर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पिलर है बच्चों, यहाँ पे हमको इसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ पता होगा, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके डिपेंड कर सकते हैं इसके, जैसे कि ये जो डायमीटर होगा बच्चों हमारे पिलर का, वो क्या होगा, हम अच्छे से उसको मेजर कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि ये जो होगा हमारा ब्रिज जो होगा कितने टाइम तक ये रहेगा। ये जो डिफॉर्मेशन होगा बच्चों, अगर हमें इसके बारे में पता होगा, तो हमको इसकी ब्रिज की जो लाइफ होगी बच्चों, वो हमें पता लग जाएगी और इससे हमको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से काफी ज्यादा हम यूज करते हैं इसको, इलास्टिक बिहेवियर को हम यूज करते हैं। कैन वी डिजाइन एन एयरप्लेन विच इज वेरी लाइट बट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, कैन वी डिजाइन एन आर्टिफिशियल लिम्ब दैट इज लाइटर बट स्ट्रॉन्गर। तो बच्चों सभी के लिए सब जैसे रॉकेट के अंदर हमको पता होना चाहिए कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका जो वो हमारे जो इलास्टिक बिहेवियर उसका कितना है, उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डस रेलवे ट्रैक हैव अ पर्टिकुलर शेप लाइक एन आई। कह रहे कि जो बच्चों हमारी जो क्या होती है, हमारी ट्रेन के पास जो होता है, जैसे हमारी ट्रेन तो काफी ज्यादा भारी होती है और इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से हम, हमारे पास जो होता है ट्रैक होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, जो रेलवे ट्रैक होता है वो इस तरह से होता है, ये जो होती है हमारी, ये होती है एक दूसरे के पैरेलल, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कंक्रीट हम बिछा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं इसके इसके प्रॉपर्टीज का, इसकी इलास्टिक बिहेवियर को हमको पता होना चाहिए, ताकि जो हमारी ट्रेन है वो अच्छे से स्मूथली चल पाए। तो आंसर टू द सच क्वेश्चन बिगिन इट विद द स्टडी ऑफ हाउ रिलेटिवली सिंपल काइंड ऑफ लोड्स और फोर्स एक्ट टू डिफॉर्म डिफरेंट बॉडीज। तो बच्चों जैसे कि अगर मेरी ट्रेन है वो काफी ज्यादा हैवी होती है, हमको पता ही है, मान लीजिए कि वो कुछ है 1000 टन के बराबर है बच्चों। ठीक है, ठीक है, अगर 1000 टन बच्चों फोर्स लगेगा, तो जो हमारा इलास्टिक भी, जो हमारी मान लीजिए कि ये जो पटरी जो होती है बच्चों में, जो रेलवे ट्रैक होता है, वो मान लीजिए कि अगर वो डिफॉर्म हो रहा है, तो अगर हमको पता होना चाहिए कि इसका जो लेंथ होनी चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, और वो कितना डिफॉर्म होगा, और उसके मतलब उसकी लाइफ टाइम के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये काफी ज्यादा सेफ्टी मेजर्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे बच्चों इलास्टिक बिहेवियर की और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, जैसे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहेगी, कि कितना फोर्स लगेगा, कि और कितना फोर्स मैं लगाऊं कि हमारा जो डिफॉर्मेशन हो जाए, और मैं कितना, अगर उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये सारी चीजें हम
सीखेंगे कि कितना फोर्स लगाना चाहिए, कि कितना इलोंगेट हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कह रहे हैं कि अगर फोर्स जो बच्चों अप्लाई करें हम बॉडी के ऊपर इन अ वे दैट द बॉडी रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट इज डिफॉर्म। कह रहे कि अगर मैं फोर्स लगाऊं बच्चों बॉडी के ऊपर इसी तरह से कि जो है हमारा वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, मान लेते हैं यहां पर मैंने इसको लगाया फोर्स, यहां से मी लगा रहा हूं मैं बच्चों फोर्स इधर, मान लीजिए ये फोर्स एफ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये फोर्स और ये फोर्स जो बच्चों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसल आउट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा रेस्ट पर। ये मोशन में नहीं आएगा, ये आएगा बच्चों रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, और क्या होगा, हमारा जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, जैसे कि हम नॉर्मल केस के अंदर जैसे हमारे पास रबर हो या फोम हो, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। पर बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा और मान लीजिए मैंने कोई ज्यादा लार्ज फोर्स लगाया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, चाहे वो हमारी आंखों से ना दिखे, पर उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, डिफॉर्मेशन में नोट बी नोटिसेबल, अगर हमको शायद ये डिफॉर्मेशन जो होगा बच्चों शायद वो हम नोटिस ना कर पाए हमारी आंखों से, बट उसके अंदर जो होगा डिफॉर्मेशन होगा अगर हम फोर्स लगाएं दोनों को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। डिफॉर्मेशन रिजल्ट इन रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। तो बच्चों डिफॉर्मेशन होगा जो क्या करेगा, हमारे क्या करेगा, इस वजह से कि ये हमारे फोर्स है, तो इस फोर्स को बच्चों इक्वल होना चाहिए इस फोर्स के बराबर, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, इक्वल में रहेगा, पर ये रहेगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो बच्चों जो इसके अंदर डेवलप हो जाती है चीजें, जो इसके अंदर जो डेवलप हो जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर एरिया से। बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेस होता है हमारा, जैसे फोर्स अपॉन एरिया होता है, और प्रेशर भी हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस और प्रेशर जो होता है दोनों ही सेम होता है। ये डिपेंड करता है कि जो फोर्स लग रहा है बच्चों हमारा पर यूनिट एरिया पे कितना लग रहा है स्ट्रेस हमारा, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि मैंने फोर्स लगाया और ठीक है इतना, तो हमसे पूछा गया कि भाई अगर मैंने फोर्स लगाया इतना और मेरे से पूछा गया कि स्ट्रेस कितना है, तो हम देखेंगे कि उस कितने एरिया पे जो है हमारा फोर्स लग रहा है, और हम कर देंगे फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया से, तो मेरा स्ट्रेस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों जो ऐसा ही यूनिट होती है स्ट्रेस की, वो होती है पास्कल, क्योंकि हमने देखा स्ट्रेस जो था फोर्स अपॉन में एरिया था, और फोर्स अपॉन एरिया पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो डायमेंशन होगा बच्चों वो हो जाएगा बच्चों हमारा ml-1 t to the power -2। There are three ways in which a solid may change its dimension when an external force act on it। कह रहे कि तीन वेज हैं बच्चों, तीन तरीके हैं हमारे सॉलिड को चेंज करने के, उसके डायमेंशन को चेंज करने के लिए, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाएं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं कि हम कैसे जो एक सॉलिड है हमारे पास, तो उसको अगर हम डिफॉर्म करें तो हम कैसे उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस की। टेंसाइल स्ट्रेस अकर व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेस ड्यू टू द इक्वल फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कह रहा है कि बच्चों जैसे कि अगर ये मेरे पास रोड है, मैंने क्या किया, इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, मतलब इसको इलोंगेट किया, मतलब मैंने फोर्स लगाया बच्चों इधर, एक फोर्स लगा दिया बच्चों मैंने इधर, या मैंने इसको कर दिया बच्चों फिक्स, और मैं लगा रहा हूं बच्चों फोर्स इधर, तो ये क्या होगा, कुछ इलोंगेट होगा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि मैंने कोई फोर्स लगाया, और ये कोई है हमारा स्टील का केस मान ले, आयरन का केस मान ले, और फोर्स मैंने लगाया काफी ज्यादा, मान लीजिए कि वो है बच्चों मेरा 10,000 न्यूटन जो है मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा इधर, तो ये क्या होगा, कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, इसका जो साइज होगा बच्चों, जो जो इसका डायमीटर होगा और इसका जो लेंथ होगा बच्चों वो चेंज हो जाएगा। पर डायमीटर की हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम इसमें बात करेंगे जो इसका लेंथ है बच्चों वो है चेंज, और इसी लेंथ के चेंज को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस का बच्चों सेम ही होता है जो स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, की फोर्स हमने लगाया इधर, इसका एरिया कितना है डिवाइड करेंगे, तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम दूसरे टाइप के स्ट्रेस की, जिसका नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस अकर व्हेन अ बॉडी इज कंप्रेस अंडर द एक्शन ऑफ अ अप्लाइड फोर्स।
उसी तरह से बच्चों सेम टू सेम जैसे हमने देखा था टेंसिल स्ट्रेस के अंदर, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? हम कंप्रेसिव स्ट्रेस ये होता है कि मैंने क्या किया, फोर्स को लगाया इस तरह से। तो क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा, पहले हमने टेंसिल स्ट्रेस के अंदर क्या देखा था कि जो है हमारी लेंथ है वो हो रही है ज्यादा, पर कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर जो हमारी लेंथ होगी, जैसे कि मेरा स्टील का केस है, कोई भी स्प्रिंग मान लो बच्चों, या तुम कोई भी इसको मटेरियल मान सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, फोर्स लगा रहा हूं मैं इधर, और मान लीजिए कि फोर्स भी सेम है। अगर मैंने 1000 न्यूटन से ज्यादा फोर्स, मान लीजिए कि 10,000 न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिफॉर्म, मतलब डिफॉर्म तो होगा ही, पर ये हो जाएगा कंप्रेस। जो इसकी जो लेंथ है बच्चों एल, ठीक है, और बाद में जो लेंथ होगी बच्चों मान लेते हैं एल डैश, वो होगी छोटी। इस वाले केस को हम बोलते हैं कि ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा जो बॉडी है, वो डिफॉर्म हो गया है, वो कंप्रेस हो गया है। इसी तरह से हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को करते हैं डिफाइन, ठीक है। सेम टू सेम उसको हम लिखते हैं फोर्स अपॉन में एरिया। अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे टाइप के स्ट्रेस की, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है जब टेंसाइल या मतलब सॉरी टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस अकर व्हेन टू बॉडी एंड अपोजिट, when two equal and opposite deforming force are applied parallel to the cross sectional area of the body, causing a relative displacement between the opposite face, ठीक है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है मेरा कि टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसे कि अगर मेरे पास है ये ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं यहां से इसको लगा रहा हूं बच्चों फोर्स, और जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा बच्चों, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, ये इधर ऊपर का जो हिस्सा रहेगा हमारा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएगा बच्चों शिफ्ट, ठीक है। ये तो रहेगा इधर ही, पर जो ये हो रहेगा बच्चों, हमारे जो ऊपर का जो साइड है बच्चों, वो चेंज होके हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगा, इसको हम मान लेते हैं। तो इसका भी जो होता है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब हमने डिफॉर्म तो हुआ ही है बच्चों इसके अंदर, ये क्या था, पहले ये इस तरह से खड़ा था, और बाद में ये रोम्बस का टाइप का कुछ हो गया, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर टाइप का कुछ है, ठीक है बच्चों, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये कुछ रोम्बस टाइप का हमको शेप दे देगा, और उसी रोम्बस टाइप के शेप को कि कितना वो चेंज हुआ है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि हम इसके अंदर टेंजेंशियली क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। दूसरे केस के अंदर, पहले केस के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर और टेंसिल स्ट्रेस के अंदर हमने क्या किया था, हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे इसके लिए फोर्स लगाया था, ठीक है, और हमने इस तरह से इसको किया था इलोंगेट, ठीक है। पर हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस के अंदर हमने टेंजेंट के अलोंग क्या किया है, इसको लगाया है फोर्स। और उसी तरह से सेम जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया, हम टेंजेंट स्ट्रेस को भी इसी तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने बात की थी स्ट्रेस की, अब हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रेन की। स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। कह रहा है कि स्ट्रेन जो होता है क्या मेजर करता है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरी बॉडी है, वो कितनी डिफॉर्म हुई है, ये हमारा ये मेजर करता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होता है बच्चों मेरा, वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि मेरी लेंथ कितनी चेंज हो रही है। जैसे ये मैंने, अगर मेरी ये चेंज हो गई, मान लेते हैं इसको मैंने फोर्स लगाया, ये मैंने फिक्स कर दिया इसके एंड को, और मैंने जैसे ही इसको क्या किया, इसको फोर्स लगाया, तो इसकी जो लेंथ है मान लेते हैं वो बढ़ जाती है, वो हो जाती है इधर। और ये मान लेते हैं बच्चों, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस बढ़ा है, उसका मैं मान रहा हूँ डेल्टा एल। तो मैं जो स्ट्रेन की वैल्यू लिखूंगा बच्चों, वो लिखूंगा डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं बच्चों स्ट्रेन को। अब बात करते हैं बच्चों हम शेयरिंग स्ट्रेन की। वो क्या होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो बच्चों ये क्या होता है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों दो फेसिस के बीच के अंदर, वो डिपेंड करता है बच्चों शेयरिंग स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों शेयरिंग स्ट्रेन का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि जो मेरा जो चेंज हुआ है बच्चों, मेरा लेंथ जो चेंज हुआ है, पहले अगर वो एल है और एल डैश है, तो अगर मेरा इनिशियल था बच्चों वो एल पे, और फाइनल हो गया बच्चों वो डेल्टा एल पे, जो है उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो मैं डेल्टा एक्स को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एल डैश माइनस एल, ठीक है।
और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बच्चों उसको पहले के लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से, तो ये मुझे दे देगा शियरिंग स्ट्रेन। और ये बच्चों बराबर होगा अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा बच्चों हमारा डेल्टा एक्स बाय एल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहां पर थीटा है बच्चों हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर ये कैसे यार निकाला बच्चों हमने, क्योंकि अगर मैं देखूं ये ऑब्जेक्ट ये है मेरा इस तरह से, और ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है डिफॉर्म इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये है मेरा डेल्टा एक्स, ये है बच्चों मेरा एल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। इस तरह से हमने जो ये थीटा जो चेंज हुआ है बच्चों, पहले ये हमारा अगर मान लेते हैं कि ये पहले जो था हमारा स्क्वायर था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों हमारा स्फीयर के अंदर। तो ये 90 डिग्री एंगल जो नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की वो होती है 90 डिग्री एंगल रहता है, पर हमारे रोम्बस के अंदर 90 डिग्री नहीं रहता है, ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन जो होता है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। उसी तरह से जैसे बच्चों डेल्टा एल बाय एल होता है, उसी तरह से वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है हमारा, डेल्टा वी बाय वी होता है। और बच्चों हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी या डेल्टा एल बाय एल के अंदर क्या हो रहा है, जैसे डेल्टा एल एल बाय एल के केस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा एल का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, हमको किस यूनिट में इसको हम मेजर करते हैं, मान लेते हैं मीटर में, एल को भी हम कर देंगे मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है हमारी स्ट्रेन। जैसे वॉल्यूम के केस के अंदर डेल्टा वी की जो डायमेंशन होगा और जो वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो होगा सेम, तो जो होगा हमारा ये हो जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये हमारा स्ट्रेन होता है। ठीक है, और ये होता है बच्चों रेशो ऑफ द चेंज, ये हमारा स्ट्रेन होता है रेशो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन, जो हमारा चेंज हुआ है उसके रेशो ये हमारा स्ट्रेन जो होता है डिफाइन करता है। अब बात करते हैं बच्चों हम हुक्स लॉ की। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है बच्चों, ये कहता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, कि अगर छोटा सा डिफॉर्मेशन हो, कि छोटा सा इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, तो क्या होता है जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो एक मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या करूंगा, ऐड करूंगा इसके अंदर, तो स्ट्रेस जो होगा मेरा वो हो जाएगा बच्चों के मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, जहां पर के जो है बच्चों मेरा वो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कभी कभी, कभी नहीं बार बार, हम मतलब हमेशा ही ये बोलते हैं बच्चों कि स्ट्रेस जो होता है, जो हमारा कांस्टेंट के होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमने क्या सीखा कि स्मॉल डिफॉर्मेशन अगर हो हमारा, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा बच्चों वो होगा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटाए तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं के का, जिसका नाम होता है बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां से हमको क्या क्या मिल जाएगा कि अगर मैंने स्ट्रेस निकाला, अगर मेरे पास सबके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैं सारे मटेरियल के लिए क्या कर सकता हूं, जैसे ये बच्चों, जैसे कि एक बार मेरा ये रोड का केस है, तो इसके अंदर मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ या डिफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो वो होता है फिक्स वैल्यू आ जाएगी सब मटेरियल के केस के अंदर। ठीक है, तो ये कौन कौन सी वैल्यू होती है, कैसे कैसे वैरी करती है, ये हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The proportional region within the elastic limit of the stress strain curve region O is great importance for the structural and manufacturing engineering design. The ratio of stress and strain is called the modulus of elasticity is found to be characteristic of the material. ठीक है बच्चों, तो कैसे वेरी करता है ये हम देखते हैं कि क्या होगा बच्चों, हमारे जो स्ट्रेस और जो है हमारा स्ट्रेन जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो बच्चों क्या होगा हमारा, ये जैसे स्ट्रेस है मेरा और ये स्ट्रेन है, तो जिनका मैं ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, तो ये इस तरह से कोई ग्राफ बनेगा। और कुछ ही टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये क्या कर देगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए कि जैसे कि तुम्हारे पास एक क्या है, एक मिट्टी का एक क्या है तुम्हारे पास, एक मिट्टी का, तो एक मान लो तुम्हारे पास एक कच्ची मिट्टी का एक कोई ऑब्जेक्ट है। तुम क्या करोगे, तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया, तुमने यहाँ पे फोर्स किया है, तो तुम क्या देखोगे कि तुम फोर्स तो लगाओगे, कुछ टाइम के बाद ये डिफॉर्म हो जाएगा, मान लीजिए इतना हो जाएगा, और ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन मैक्सिमम जाएंगे और वो प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, और ये एक टाइम के बाद जो है ब्रेक कर दें।
और हमने क्या देखा था कि जो रेशो होता है बच्चों हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये क्या होती है बच्चों, सब मटेरियल्स के लिए होती है सेम, और ये प्रॉपर्टीज हमको बताती है कि कैसे कैसे जो होता है हमारा वो वेरी करता है, कि कितना उसके अंदर हम स्ट्रेस कर सकते हैं, कि कितना वो लोड झेल सकता है, वो सब यूज होता है हमारे इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।